हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। और इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 के प्री के पेपर में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसलिए मे भी वीडियो छोटी हो जाए। और ज़्यादा नहीं होने का कारण है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहे थे कि ज्योमेट्री के हैं या फिर मेंसुरेशन के, तो उसमें कन्फ्यूजन थी, तो मैंने उनको ज्योमेट्री में ही इंक्लूड कर लिया है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। आपको जो क्वेश्चन मेंसुरेशन की वीडियो में नहीं मिलेगा, वो आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री की वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैं और डिटेल में चलूँगा और एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। और देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टाइमिंग रखा था 10 PM पे लाइव आने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि लोग उस समय जुड़ नहीं पाए, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट इसको डाला ही था यूट्यूब पर। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाया कि 10 PM पर मैं लाइव आने वाला हूँ। तो लोग जुड़ नहीं पाए, इसीलिए मैंने लाइव जो वीडियो होना था, वो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आ जाऊँ, इसके लिए भी आप मेरा जीके का वीडियो देख सकते हैं। मैं कई दिनों से जीके के लिए लाइव आ रहा हूँ। डेली जनरल नॉलेज के लिए मैं लाइव आता हूँ शाम को 8:30 बजे के टाइम पर, रात में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ के लिए भी लाइव आया जाए ऐसे ही, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और अगर आप कमेंट करके बताते हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप टाइम भी बता सकते हैं। देखिए, 9:30 के बाद ही खाली हुआ, क्योंकि कम से कम 9:30 9:35 ऐसे हो जाते हैं जीके की वीडियो ख़त्म करते करते। तो मैं कोशिश करूंगा कि 9:30 या फिर 9:40 से मैथ्स की वीडियो पर आया जाए। तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसी वीडियो के नीचे कि क्या आप लाइव देखना चाहते हैं वीडियो या फिर नहीं। तो लाइव में देखो फ़ायदा क्या होगा। लाइव में एक फ़ायदा होगा कि आप जो भी चाहो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो उसी समय, क्योंकि मैं लाइव कमेंट पढ़ता रहता हूँ और साथ में उसका रिप्लाई भी करता रहता हूँ। तो कोई भी आपको परेशानी होती है, कुछ बातें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो इसीलिए आप रेडी रहिएगा और बोल दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या आप चाहते हैं कि लाइव आया जाए मैथ्स के लिए। तो आप ज़रूर से बता दीजिए। और अभी मैं सीजीएल का भी चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, और साथ ही साथ CHSL जो 2020 में पेपर हुआ है CHSL का, उसका, और साथ ही सीपीओ 2019 सॉरी 2020 में जो सीपीओ का पेपर हुआ है, 2020 सीपीओ वाला, और 2020 के सीएचएसएल वाला, और 2019 के सीजीएल वाला, सबका चैप्टर वाइज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इन सब का सेपरेट ऐसे लाइव वीडियो करके आपको करा दूं सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वीडियो मैं शुरू करता हूँ अब। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। कई ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल होंगे जो आपको वीडियो देखने के बाद कैलकुलेटिव नहीं लगेंगे। तो देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे सामने है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेंसुरेशन में सीजीएल प्री में कोई ऐसा सवाल नहीं आया है जो कि काफ़ी मतलब लेंदी हो, या फिर कहा जाए कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और 14 ही क्वेश्चन है जो कि मुख्य रूप से मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमेजी चैप्टर से आए हुए हैं सीजीएल प्री में 2019 में। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्री में मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो आपको वो ज्योमेट्री में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में आप सोच रहे थे कि वो क्वेश्चन इस वीडियो में मिलना चाहिए था और नहीं मिला, तो वो आपको ज्योमेट्री की वीडियो में मिलेगी, जो कि इसके कुछ समय बाद ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो को आप लास्ट तक देखना। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा। और टाइमिंग का और लाइव के लिए आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा मुझे, जो भी लोग देखें जो इंटरेस्टेड हैं एसएससी की मैथ में। और मेरे चैनल पे एसएससी की मैथ के लिए स्पेशल उन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप लोग लाइव आने के लिए तैयार हैं या नहीं। पहला सवाल है हमारे पास कि यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 4:9, तो उनके आयतन यानी वॉल्यूम्स का रेशियो पूछ रहा है। काफ़ी आसान सवाल है। आपको ये तो पता है कि दोनों ही सिलेंडर है, यानी कि बेलन है, और बेलन में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअली में πr²h। पाई रेडियस का स्क्वायर और इंटू में हाइट। तो पाई तो दोनों में ही आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बेलन है। यहाँ पर दोनों ही बेलन है, तो πr²h ऊपर भी लिखना पड़ेगा, बटा के नीचे भी πr²h लिखना पड़ेगा। तो पाई तो ऐसे में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मतलब है केवल r² और h से। तो हम ऊपर लिखेंगे r² और h। तो देखो, पहले वाले का r है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और इंटू में h, तो पहले वाले के लिए हाइट कितना है 4। और रेशियो दूसरे वाले में हम अब r² h लिखेंगे, तो दूसरे वाले में r कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। और h दूसरे वाले में कितना है, h का मतलब हाइट 9 है। 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, 4 4 जा 16।
तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। अब लाइव में यही फ़ायदा होता है कि मैं आपसे पूछता कि आप लोग बात समझे कि नहीं, और आप में से किसी को अगर कोई दिक्कत होती तो आप वहाँ पर एट अ टाइम पूछ सकते थे उसी समय। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल, 1 मिनट। देखिए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। तो अगर आप भी कोई पीडीएफ चाहते हैं हमारे वीडियो के, तो ज़रूर से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वीडियो आने से पहले ही मैं पीडीएफ देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले वीडियो बना दिया फिर पीडीएफ दिया, ऐसा नहीं है। वीडियो बनाने से पहले मैं पीडीएफ इसलिए देता हूँ कि आप पहले से उसको सॉल्व करके और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर पहले से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वीडियो देखने में और अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या गलती की कि आंसर नहीं आया। अगला सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को भी इजी बनाने का तरीका आपको समझाएंगे। सवाल में है कि एक रेस ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक एक रिंग के आकार में है, ठीक है, और उसका आंतरिक और बाहरी परिधि आपको दिया गया है। ठीक है, सरकमफ्रेंसेस दिया गया है, इनर और आउटर, और परिधि का जो मान है यानी कि सरकमफ्रेंस जो इनर है वो है 440 मीटर, और जो आउटर है बाहरी परिधि वो है 506 मीटर। तो 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको बताना है कि ट्रैक को समतल करने का व्यय क्या आएगा, यानी कि कॉस्ट क्या आएगा, खर्च कितना आएगा। तो आपको पता है कि पहले ये एक रास्ता है, रोड है, रेसिंग ट्रैक है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि ये एक छोटा सा रोड अंदर है। देखिए, अब मैं अच्छा फोटो बनाता हूँ। ये एक अंदर रोड है और ये एक उसके बाहर रोड है। ठीक है, और आपसे ये कह रहा है कि ये जो रोड है इसी को समतल कराना है। ठीक है, किसको समतल कराना है मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, ये जो इसमें रोड है ये वाला, इसको समतल कराने की बात कर रहा है। तो ये बात समझ लीजिए कि पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि एरिया निकालना पड़ेगा। फिर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 6 रुपये से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो कीमत है वो है 6 रुपये। तो हमें टोटल ये इसका एरिया बताना पड़ेगा पहले कि इसका एरिया कितना आता है। जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर मिलेगा। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 6 रुपये, तो हमें टोटल एरिया को कवर करना है, तो आपको बताना है कितना खर्च आएगा। तो ऐसे में आपको पता है कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, यानी कि ये क्या बोलते हैं हिंदी में इनको, संकेंद्री वृत्त हो गए। संकेंद्री वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाते हैं, यानी कि पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, तो यही काम हमें करना है। और देखो, अब बड़ा आर और छोटा आर पहले आपको निकालना पड़ेगा। हमें सवाल में परिधि मालूम है, यानी कि सरकमफ्रेंस पता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, हमें यहाँ पर रेडियस निकालना पड़ेगा, बाहरी त्रिज्या और अंदर वाली त्रिज्या निकालना पड़ेगा, भीतरी त्रिज्या। तभी हम ये फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके बाद हमें आंसर भी इजीली हम निकाल पाएंगे। चलिए, तो पहले एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको परिधि दिया है और आपको निकालना है त्रिज्या। तो अगर आपको ये बात पता है कि जब रेडियस 7 होता है तो जो परिधि होता है, उसको सी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो होता है 44। जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि होता है 44। लेकिन यहाँ पर सरकमफ्रेंस जो है वो 440 है, यानी कि 10 गुना है, तो रेडियस भी यहाँ पर 10 गुना होगा, यानी कि रेडियस 70 होगा। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ कि भीतरी त्रिज्या 70 आ गया, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, 70 आ गया। और दूसरी त्रिज्या की बात करेंगे तो देखिए, ये चूंकि उसका मल्टीपल नहीं है, 11 से ये नहीं कट रहा है, 11 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 44 से ये नहीं कट रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, या इसी तरीके से भी आप चाहें तो बना सकते हैं। इस तरीके से भी बन जाएगा और फॉर्मूले से भी बन जाएगा। तो ये तरीका, इसमें आप सही से नहीं समझ पाइएगा। अगर लाइव होते तो ज़रूर मैं समझा देता आपको, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से बताता हूँ कि आप लिखोगे 2 पाई और कैपिटल का आर। तो देखो, 2 पाई आर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 2 लिख लेता हूँ। पाई के लिए मैं 22/7 लिख दे रहा हूँ, और इंटू का आर, ये टोटल मिलाकर 506 आना चाहिए। तो आप पहले 22 से इसको काट लो, तो 22 दूना 44, और 22 66 हो गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 23/161/2, यानी कि 80.5। ठीक है, 80.5 आ गया हमारा बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या है 80.5, और भीतरी त्रिज्या हमने निकाला था 70। तो अब डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट खर्च निकाल सकते हैं। देखिए, टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा, खर्च आएगा, वो कितना आएगा। तो मैंने बोला था एरिया और इंटू का 6, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 6 लगता है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, ट्रैक का क्षेत्रफल, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो पाई के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ 22/7,
बड़ा आर स्क्वायर का मतलब है 80.5 का स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर का मतलब है 70 का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको या तो होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर निकालना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। या फिर आपके लिए उपाय है कि आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार हम प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्लस और माइनस लिखना ही आसान होगा, ठीक है। और चलो तो प्लस और माइनस लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर लास्ट में 5 होता है तो आपने पढ़ा होगा, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये 2 है तो हम इसको एक ज़्यादा यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6 होता है और लास्ट में हम 25 लगा देते हैं। यही तरीका होता है लास्ट में 5 वाले का होल स्क्वायर निकालने का। तो उस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर 80.5 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं, और 70 का स्क्वायर तो सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा, 49 और डबल जीरो हो जाएगा, तो ये और इजी है निकालना। तो होल स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देता हूँ, तो आप बताइए क्या आएगा। देखिए ये आएगा 22/7 और गुना का, इसको आप एक बार जोड़िएगा तो 8 7 15 150 और पॉइंट का 5, और एक बार घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 10.5 आ जाएगा बस। अब इसको कटाना है तो ये दोनों पॉइंट में हटा करके और नीचे 100 लिख देता हूँ। अब कटाएंगे इसको और आसानी से, तो आप देखेंगे कि अगर इसको मैं काट देता हूँ तो ये कट जाएगा 25 से कटने का तो आशा कम है, ये कोई भी ऊपर 25 से नहीं कट रहा है, तो इसको मैं 20 25 100 काट देता हूँ। इसको 5 से काटेंगे तो ये 21 25 105 हो जाएगा। फिर ये हो गया हमारे पास 4 25 20, और इसको अगर हम काटते हैं 5 से तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बारी में, और इंटू का 6 भी करना है, हम 6 भूल चुके हैं तो यहाँ पर 6 भी करना है। 1 मिनट मैं 6 भी ले लेता हूँ। देखिए 6 क्यों लेना था, क्योंकि ये तो केवल एरिया हुआ ना, हम टोटल खर्च निकाल रहे हैं। तो खर्च निकालने में इसे 6 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो खर्च आता है वो आता है 6 रुपये। तो हमें जो भी एरिया बनेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है इसको, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे 22/7, और ये आया था हमारा 150, और 5 नीचे मैं 10 ले लेता हूँ क्योंकि पॉइंट ये हट जाएगा, और फिर 10.5 आया था तो मैं 105/10 ले रहा हूँ, और इंटू का 6। अब आपको पता है, देखो सबसे आसान तरीका यहाँ से क्या है कि कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर नीचे 1 बार 2 है, इसमें भी 1 बार 2 है, 10 दोनों 10 में 1 1 बार 2 है। अच्छा देखो अगर मैं काट ही दूँ, आपको शायद वो बात नहीं समझ में आए, तो मैं 6 से काटता हूँ, ये 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10। इसको भी मैं काट देता हूँ 5 दूना 10, और इसको मैं काट देता हूँ 11/11 दूना 22। अब देखो जो हमारे पास ये बचा है, आप जरा ध्यान से ये बात देख करके बताओ कि जो हमारे पास यहाँ पर बचा है, देखिए हमारे पास ये पूरा टर्म बचा है जिसको हमें कैलकुलेट करके और आंसर बताना है। आप ये देखिए कि क्या ये जो टर्म है ये इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, सम आएगा या विषम आएगा। ये तो तभी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें 2 है कि नहीं। अगर इसमें 2 होता तो 2 से गुना करने पर सम बन जाता, लेकिन इसमें आप बताइए 2 कहीं दिख रहा है। देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 11 है और नीचे 7 है, 2 नहीं है। इसमें लास्ट में 5 है तो 2 नहीं है, इसमें भी 5 है, 5 है, 5 है और 3 है। यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कहीं भी नहीं है। 2 नहीं है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 से भी नहीं कटेगा वो आंसर, और वो है हमारे पास ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जो 2 से नहीं कट रहा है, यानी कि वो विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। और हमें वही आंसर बताना था जो कि ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में कहीं भी 2 नहीं है। तो आप कभी भी देखो, आप बेसिक से बनाओ या ट्रिक से बनाओ, ट्रिक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप बेसिक से भी बनाते हो, जैसे इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आप 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 11 से कटने वाला ढूंढ लो, तो इसमें इकलौता ऑप्शन नहीं है ए जो कि 11 से कट जाए, और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको जो कि 11 से कट रहे हैं, ठीक है। या आप शुरू में ही 6 का मल्टीपल देखते, जैसे मैंने भी कई बार बताया है, लेकिन ऐसे सवालों में आपको शुरू में मल्टीपल नहीं देखना है जब तक कि आप फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचो। अगर मैं शुरू में ही कहता कि चलो 1 मीटर का दाम अगर 6 रुपये है, तो लास्ट में जो भी हमारा एरिया आएगा उसको 6 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम 6 का मल्टीपल शुरू में ही ढूंढते तो भी गलत हो जाता। देखो जो हमारा आंसर आया है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप बेसिक से करो या फिर किसी ट्रिकी विधि से करो,
लेकिन जब आप फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचो जिसको कैलकुलेट करना है, उसमें आप दिमाग लगाओ कि उसके कैलकुलेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे 9 का मल्टीपल ढूँढ लेना हुआ या फिर यूनिट डिजिट ढूँढ लेना हुआ। अब इसमें हम अभी यूनिट डिजिट नहीं ढूँढ सकते थे क्योंकि नीचे 7 है हमारे पास, अभी 5 2-2 पड़े हैं कटाने के लिए। लेकिन ये ज़रूर ढूँढ सकते थे कि ये किसका मल्टीपल है और किसका नहीं है। तो हमने बोला कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और अगले सवाल पे मैं चलता हूँ। यही एक सवाल था जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव था और टाइम टेकिंग था। इसके बाद सारे क्वेश्चन बिल्कुल धुआँ-धुआँ हो जाएँगे, आप देखिए। जैसे अगला सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि एक हेमिस्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 है, और आपको बताना है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। सीए से बताना है, यानी कि पृष्ठ सतह क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसको हिंदी में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोला का आपको फॉर्मूला पता होगा, काफ़ी आसान है, 2 पाई r स्क्वायर। जो पूरा गोला होता है, पूरी स्फीयर होती है, उसका जो एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये आपको भी पता होगा। पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर, और आधे गोले का, अर्ध गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, इसमें अब कैलकुलेट करना ही नहीं। आपको ये बात पता होगा कि रेडियस 7 होता है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154, और यहाँ 2 बस कर देना है, लास्ट में 8 आ जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ कितना आसान सवाल है। मैंने बस ये बोला आपको कि अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। हमें 2 पाई r स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने डायरेक्ट बोला दोस्त कि जब रेडियस 7 होता है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है। ये सबको पता होगा अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेडियस 7 होने के कारण मैंने 154 लिख दिया, और ये 2 का 2 गुना करोगे तो 308 आ जाएगा। बस ऑप्शन डी सही है। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 4 दूना 8। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि है 66 मीटर। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है तो तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेटिव भी है। तो कैलकुलेशन को कैसे हैंडल किया जाए आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात कि तंबू में जो कपड़ा लगा है, कैनवास मतलब टेंट बनाने में जो कपड़ा खर्च हुआ है, उसका क्षेत्रफल बताना है। और ये तंबू है कैसा, शंक्वाकार है, यानी कि कोनिकल है। अब जब भी आपको शंक्वाकार तंबू में कपड़े का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप समझ जाना कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और शंकु में ये कितना होता है, पाई r l के बराबर होता है। तो हमें पाई r l निकालना है। तो डेफिनेटली पहला आप ये सोच सकते हैं कि आंसर 11 से कटेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन 11 से कटने लायक है। ये भी 11 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब 2 कट गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके में, और हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते वक्त हम जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। हमें आर निकालना है, तो देखिए परिधि दिया है, तो आर परिधि से हम कैसे जल्दी निकालेंगे, काफ़ी आसान है। आप चाहो तो 2 पाई r लिख के भी कटा सकते हो, या जैसे मैंने बोला था वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि रेडियस 7 होगा तो परिधि कितना होता है, 44। लेकिन परिधि तो यहाँ पर 66 है। 66 कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे 44 को 2 से भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, और फिर 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि एक बार हमने 2 से भाग किया, फिर 3 से गुना किया, तो इसको भी हम एक बार 2 से भाग करेंगे और 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 21, और 2 से भाग करेंगे तो 10.5, यानी कि रेडियस 10.5 आ गया। अब आप कोई भी तरीका लगा के रेडियस को 10.5 निकाल सकते हैं। 10.5 आएगा रेडियस। तो त्रिज्या आ गया हमारे पास 10.5। आप और भी कोई तरीका लगा के बना सकते हैं। हाइट है हमारे पास 36। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए कि रेडियस हमारे पास 10.5 है, हाइट है 36, और हमें एल का मान बताना है। क्योंकि हमें पाई r l निकालना है तो एल का मान चाहिए। तो आप बताइए जरा कि एल का मान निकालने में आप कितना टाइम लगाएंगे। यहाँ से सोच के देखिए कि एल का मान, अगर ये डाटा है हमारे पास, तो हम कितना टाइम लगा सकते हैं। स्क्वायर निकालना तो ईजी है। एल का फार्मूला आपको पता होगा कि एल का जो फार्मूला होता है, दिस इज r1 प्लस h², ये होता है। लेकिन एक बात सोचिए, इसका स्क्वायर तो आप कर लेंगे इजीली। 10 है तो 11 से गुना कराएंगे तो ये 110 पर 25 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर 1296। लेकिन इनको जोड़कर अभी उसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, और वो पॉइंट में आएगा, सीधा बात है। तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको रेशियो से बताता हूँ कि आप रेशियो से कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, आर का मान है हमारे पास 7, 7 नहीं 10.5, सॉरी।
आर का मान है हमारे पास 10.5, एच का मान है 36, एल का मान हमें बताना है। तो हम इनका रेशियो लेते हैं, तो आप काटेंगे तो ये आप बोलेंगे कि 21 25 105, और ये 5 से तो कटने से रहा, तो 3 से हम कटा देते हैं, 35 3 105, या पॉइंट ही हटा दो, पॉइंट को साफ करो आप। ठीक है, आप पॉइंट हटा दो या डायरेक्ट आप उल्टा भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये किन का मल्टीपल है ये ढूंढ सकते हो, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कहोगे कि हम ये पॉइंट हटाते हैं, इसमें जीरो लगाते हैं और कटा देंगे, तो ये 15 सतह 105 कट जाएगा, ये 15 से 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि देखिए ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 बन जाता। वैसे केस में 7 24 25, आपको ट्रिपलेट तो पता होगा, 7 24 25 का बनता है, तो ये 25 बन जाता। लेकिन ये एक्चुअली में 25 होगा नहीं। हमने जो भी काम किया है उसका उल्टा काम करना पड़ेगा। कैसे? देखो हमने क्या किया था, पहले सबको काटा था। ठीक है, कितने से काटा था, तो आप बोलेंगे 15 से काटा था, तो ये भी एक्चुअली में 15 से कट गया होगा, तो इसको हमें 15 से अब क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि 15 से हमने किया था और 10 से हमने क्या कर दिया था, इसको 10 से गुना कर दिया था। ठीक है, 10 से गुना किया था, तो हमें इसमें 10 से भाग करना पड़ेगा, उल्टा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में हमने 15 से सबको काटा था, यानी कि 15 से भाग किया था, तो हमने यहाँ पर 15 से गुना कर दिया, और हमने सबको क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें से पॉइंट हटाने के लिए, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना देगा आपको वैल्यू, आप बताइए। तो आप बोलेंगे 3 पचे 15, 2 पचे 10, और 75 का आधा हो गया 37.5, 37.5, या फिर आप 75/2 ही लिख लो इसको, कि हमारे पास एल का मान आ गया 75/2। और हमें बताना क्या था, पाई आर एल, तो पाई आर एल अब हम इजीली बता पाएंगे। देखना, पाई आर एल होता है 22/7 पाई का मान, आर का मान 10.5, एल का मान हमने निकाल लिया है 75/2, 75/2, और हमें ये यहाँ से आंसर ढूंढना है। अब देखिए, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए और जैसा मैंने पहले किया था, आप देख रहे हैं कि ये 7 और 2 मिलकर भी 75 को नहीं काट पाएंगे, और 75 में 25 है, तो आंसर 25 का मल्टीपल होगा। देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि मेंसुरेशन के सवालों में ये कोई अरिथमेटिक इक्वेशन नहीं है कि हम कोई ट्रिक बैठा दें। ठीक है, कैलकुलेशन ज़रूर मिलेगा आपको, और अगर कैलकुलेशन मिलता है तो आप बेसिक तरीके से ही या किसी भी तरीके से यहाँ तक पहुँचो जहाँ पर आपको गुना करके और फाइनल आंसर लाना है। और ये जो फाइनल कंक्लूजन आप लाओगे, इसी में से आपको कुछ ट्रिक बैठानी पड़ेगी। जैसे मैंने देखा कि 75 है और 75 इनमें से किसी से कटने लायक नहीं है, तो आंसर डेफिनेटली 25 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो मैं 25 से चेक करना प्रीफर करता हूँ। 25 से कब कटता है कोई संख्या, जब उसके लास्ट का 2 अंक 25 से कटता हो। देखो, इसमें का लास्ट का 2 अंक 25 से नहीं कट रहा है, 55 है, इसमें का नहीं कट रहा है, इसमें का नहीं कट रहा है, ऑप्शन बी में कट रहा है। 25 से लास्ट का 2 अंक कट जाएगा, 75, तो बी हमारा आंसर है। अब आप इसको आप गुना भाग करके चेक कर लेना, बी सही उत्तर मिलेगा आपको। तो देखिए, सवाल देखने में कैलकुलेटिव ज़रूर है, लेकिन इन कैलकुलेशन का हम धुआं उड़ा सकते हैं कब, जब मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ आप भी करोगे तब। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और कैसा लगा तरीका, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको हो सकता है शुरू शुरू में ये बड़ा लगे, लेकिन देखो दोस्त, मुझे यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जो फाइनल कंक्लूजन है, यहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम नहीं लगता। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर मुझे खुद को सॉल्व करना होता तो मैं कतई इतना टाइम नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट इसी बात पर आता और यहाँ से मैं देख लेता कि 75 यानी कि 25 से कटने वाला कौन सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। ठीक है, यदि इसके पानी को 25 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाए, यानी कि डाल दिया जाए, पलट दिया जाए, तो टब में पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर तक ऊंचा उठेगा। सवाल समझिए। सवाल है कि एक ऐसा बेलन है, सिलेंडर है, इसमें पानी भरा गया है, इसका रेडियस आपको 30 दिया है, हाइट दिया है 42, और इसमें मान लो वाटर यहाँ तक भरा गया है 42 हाइट तक। ठीक है, जहाँ तक 42 हो वहाँ तक भरा है, और इसको एक और दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, जो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई चौड़ाई देने से मतलब है कि डेफिनेटली वो कैसा होगा, वो घन के आकार का होगा। ठीक है, वो ऐसा होगा, उसके कहने का मतलब यही है। और पानी को इसमें डाल दिया जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो पानी होगा उसकी हाइट कितनी होगी।
तो आपको पता है कि जब भी पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है, ये ध्यान रखना है। जब भी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम पानी या कोई भी लिक्विड डालते हैं या पिघलाते हैं किसी एक ठोस को और दूसरे सॉलिड में उसको कन्वर्ट करते हैं पिघला कर, तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम होता है दोनों में। तो हम यहाँ भी आयतन सेम रखेंगे, यानी कि बेलन का आयतन और इस घनाभ का आयतन बराबर करेंगे। बेलन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम सेम कर देंगे। वही काम यहाँ पर करना है, तो मैं अब इन सबको हटाकर वही काम करने वाला हूँ। ये तो मैं आपको बेसिक बता दिया। अब तरीका देखिए कि क्या करेंगे हम और कैलकुलेशन कैसे इजी करना है। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच ही लिखेंगे। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस 30 है, तो ये 300 गुना में 300 या फिर डायरेक्ट आप 900 ही कर दीजिए, और इंटू का एच दैट इज 42। राइट साइड में आपको घनाभ यानी कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच होता है। एल का मतलब 75, बी का मतलब 44 और एच तो हमें फाइंड आउट ही करना है। 22 दूना 44 कट जाएगा, देखिए इस 22 से ये 44 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। और इस 7 से ये 42 कट जाएगा, 7 छक 42, और ये 9 से कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 तियाँ 6 और 3 से ये कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौके ये 100, तो 9 चौके 36, 36 अपना आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन ए 36 इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल में देखिए आपसे ये कह रहा है दोस्त कि एक समषटभुज है, ठीक है, यानी कि हेक्सागन है। समषटभुज का मतलब हेक्सागन। तो एक हेक्सागन है समषटभुज। इस आकार वाले एक खेत का क्षेत्रफल आपको एरिया दिया है 2400 √3 मीटर स्क्वायर। तो 16.80 रुपीज पर मीटर की दर से खेत के चारों ओर बार लगवाने का खर्च क्या होगा। चारों तरफ से उसको फेंसिंग करना है, आपको बताना है उसका खर्च कितना आएगा अगर 1 मीटर का दाम 16.8 है तो, ठीक है। तो देखिए ये इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा करना है खेत के चारों ओर लगवाना है। देखिए खेत कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा। ऐसा खेत दिया है आपको, 6 बन गया, 1 2 3 4 5, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली में। देखिए अब ये चारों तरफ यानी कि आप इसमें बार लगाना चाहते हैं, चारों तरफ तार लगा, ऐसे ऐसे आपको चारों तरफ से कवर करना है। तो ये एक्चुअली में इस पर कवर किया जाएगा, इस लाइन पर अगर कवर किया जाएगा तो ये लाइन क्या है, इसका पेरीमीटर है, यानी कि परिमिति है, परिमाप है, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा और उसी को इससे गुना कराना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप और गुना में 16.80 करके, ठीक है। तो परिमाप हम निकालेंगे, आसान तरीका है परिमाप निकालने का। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एरिया आपको दिया है। समषटभुज का एरिया होता है 6 और इंटू में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपको दिया है 2400 और इंटू √3। तो ये √3 से √3 तो गया, और 6 से ये 6 चौके 24 गया, यहाँ से ए का मान आ गया 40 यानी कि 40। यहाँ पर एक 4 है, एक यहाँ पर 4 है, तो एक 4 आ जाएगा, इस 2 जीरो में से एक जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास ए का मान 40 आ गया। तो हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि हमारा जो खर्च बनेगा यानी कि एक्सपेंडिचर जो आएगा वो कितना आएगा, या फिर कॉस्ट जो आएगा, आप कॉस्ट कहो, यहाँ पर कॉस्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा। कॉस्ट जो आएगा वो 1 मीटर का दाम लगता है 16.8, और ऐसे ऐसे देखो हमें अब यहाँ परिधि लिखना पड़ेगा, परिमाप। परिमाप कैसे लिख सकते हैं, 6 समषटभुज में 6 भुजाएं होंगी और हर एक भुजा की लंबाई 40 है, तो परिमाप होगा 40 और गुना का 6। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस जीरो से ये पॉइंट तो कट गया। अब हमारा आंसर 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और ये जिससे कटता होगा उससे भी कटेगा। अब या फिर यूनिट डिजिट देख लो, क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट ही अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट ही चेक कर लेते हैं। इकाई अंक देखिए, यहाँ पर इकाई अंक में हमें जीरो से मतलब नहीं है, पहला बात, ठीक है। ये जीरो कहाँ जाएगा, लेकिन जीरो यहाँ जाएगा, एक यहाँ पर पॉइंट था, ये एक्चुअली में 6 ये 6 भुजाएं थी, मैंने 60 लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पर 6 भुजाएं थी, ठीक है। क्योंकि षटभुज है तो 6 भुजा रखेंगे। इस जीरो से पॉइंट तो कट गया। अब यूनिट डिजिट चेक करो, 8 चौका 32 का 2 और 2 छक 12 का 2, इकाई का अंक 2 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा, और वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है, उसके बाद कैलकुलेशन की
धुआं निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए फाइनल कंक्लूजन पे मैंने पहुँचा, इसके बाद मैंने तरीका लगाया कि क्या करके हम जल्दी आंसर ला सकते हैं। देखिए 7वां सवाल तो परसेंटेज में भी मिल सकता था, लेकिन मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। सवाल है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर, एक मिनट, ये की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में कितना चेंजिंग आएगा। आसान है, जब 3 बार होता है चेंजिंग या 2 बार तो हम डायरेक्ट ये चेंजिंग ऐसे लिख लेते हैं 100 इंटू का, देखिए 10% कम हो गया तो ये 90/100 हो गया, और 20% बढ़ गया तो ये 120/100 हो गया। बस इसी को कैलकुलेट करना है और देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखो एक बार 10% त्रिज्या कम हुआ है तो मैंने 100 गुना में 10% कम का मतलब 100 में से 10 घटा लिया, 90/100। फिर 20% हाइट बढ़ा है तो हमने 20% हाइट को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक बात आपको जरा गौर फरमाना पड़ेगा, तो कि सवाल में आपसे आयतन का जिक्र किया है, यानी कि वॉल्यूम के बारे में पूछा है, वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगी। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो ये तरीका आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जरा वॉल्यूम की तरफ गौर फरमाओ। जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से पाई तो कांस्टेंट है, अंक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आर यहाँ पर 2 टाइम्स है, देख रहे हैं आर 2 बार है और 1 बार एच है, 1 बार एच है और आर है 2 बार। तो हमें 3 बार परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा या डिक्रीमेंट जो भी हो। तो हम 3 बार कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे कि पहले 100 था, रेडियस में 10% का कमी आया है, तो 10% की कमी का मतलब 9/10 या फिर 90/100 ही आप कह लो। और ये 2 बार हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि रेडियस इस फॉर्मूले में 2 बार था। ये आप देख सकते हैं रेडियस 2 बार है, तो हमें यहाँ पर ये बात 2 बार लिखना पड़ेगा। हाइट 1 बार आया है, तो हाइट के लिए हाइट 20% बढ़ता है, तो 120/100 हम एक ही बार लिखेंगे। बस इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आएगा, देखिए 3 और 3, 3 और 4, 5 जीरो है ऊपर, तो 5 जीरो हम काट लेते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है, इसको गुना कीजिए तो ये 12 नवा 108 और 8 नवा 72 और 9 एकम 9, इतना आ जाएगा। सही गुना किए हैं, 972 आ गया और नीचे 10 है तो पॉइंट इतना। तो देखिए 100 से मान कितना हो गया आपका, एक मिनट देखिए, 100 था पहले लेकिन अब मान हो गया 972, तो कितना कम आ गया 28, यानी कि 2.8 कम आ गया, और कम है तो ये डिक्रीज हो गया, तो कमी आ गया कितने का, 2.8 का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 2.8 का कमी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, जिसकी जो लेंथ है वो 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है, यानी कि दूरी तय करती है, इतना दूरी चलती है 1.408 किलोमीटर की। इसके द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। आसान सवाल है। आपको पता है कि जब कोई गोल चीज लुढ़कती है तो लुढ़कते लुढ़कते वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलती है, 2 पाई आर, परिधि के बराबर दूरी चलती है, सरकमफ्रेंस के बराबर। एक चक्कर में 2 पाई आर, और जितने चक्कर लगाते हैं उतना गुना 2 पाई आर कर लो। तो वही हमें यहाँ पर काम करना है। तो पहले रेडियस की जरूरत होगी, तो हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होगा। गोलाकार चीज है, सॉरी सर्कुलर चीज है, सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार, तो वृत्ताकार वस्तु है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, और वो सवाल में 0.64 और पाई दिया है। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो आर का मान आ जाएगा 0.8, 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब हमने बोला था कि जो दूरी होता है, चली गई दूरी गोल चीज द्वारा, यानी कि वृत्ताकार वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होता है, जैसे चक्का हो गया व्हील, उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो n और इंटू में परिधि होता है, यानी कि 2 पाई आर, तो 2 गुना में 22/7, और r का मान हमारा आया है 8/10। 80 को मैं ये 0.8 को लिख देता हूँ, और ये एक्चुअली में आपको दिया है 41408। ठीक है, ये किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करने पड़ेगा, तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1000 से गुना करेंगे तो ये 2 जीरो भी नहीं आएगा, क्योंकि 1000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा। अब बस इसी को काट लो और n का मान निकाल लो, जैसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें 7 कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 7 दो दो ऑप्शन में है, तो क्या करें, निकालेंगे फिर। तो पहले हम इसको 22 से ही काटने की कोशिश करते हैं, तो 22 से काटोगे तो ये 22 छक 132 हो जाएगा, और 22 चौक 88 हो जाएगा, और 8 दूना 16 चौका 64, तो 7 चौक 28, n का मान आ गया 280। आसान है, जैसे भी आप कटा लो। इस सवाल में कुछ ऐसा बड़ा
कैलकुलेशन नहीं था, जब बड़ा कैलकुलेशन होता है तब हम किसी ईजी तरीके से कटाने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सवाल, आपने कई बार किया होगा। सवाल है कि 40 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी धातु की गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदें बनाई जाती हैं, तो छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी। जब भी गेंदों की संख्या पूछता है आपसे तो आपको बस वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यानी कि पहले वॉल्यूम कितना था, जब बड़ा धातु था तो बड़ा गोला था, बड़ा गेंद था तो उसका वॉल्यूम, और अपन छोटा जो गोला है उसका वॉल्यूम, बस ये आपको निकाल देना है। तो वॉल्यूम निकालने का मतलब साइड का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रेडियस कितना है। तो आप बोलें कि पहला जो गेंद था उसमें व्यास था 40, इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगा 20, और छोटे वाली गेंद की त्रिज्या है 0.5, इसी का क्यूब हमें निकालना है। जब भी आपको नंबर निकालने हो कि एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो कितना संख्या आएगा, तो आप पहले उनकी त्रिज्या का ही रेशियो निकाल लो और फिर उसका क्यूब कर लो। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 40 का क्यूब, तो 4 का क्यूब तो 64 ही हो जाएगा, और 3 जीरो आएगा, 64,000, यानी कि ऑप्शन सी। आसान सवाल है। आप पहले ऊपर क्यूब करते और फिर नीचे कटाते, बात एक ही था। मैंने पहले ही काट दिया, बाद में क्यूब कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देखिए, इससे आसान क्या होगा। सवाल है कि एक गोलाकार ट्रैक है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दिया है, इनर और आउटर रेडियस दे दिया 23 और 29, तो 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ट्रैक समतल कराने की खर्च क्या आएगी। एक दूसरे सवाल जैसा ही है ये। तो हमें देखो, जब बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया है तो एरिया हम वैसे ही निकालेंगे, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और इंटू में आपको ये 7 भी करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 7 लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाई का मान अगर हम 22/7 रखते हैं तो अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 29 के स्क्वायर में से 23 का स्क्वायर घटाना है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। 29 और 23 को अगर आप जोड़ते हैं तो 52 बनेगा, और घटाते हैं 29 में से 23 तो 6 बनेगा। अब देख रहे हैं कि ये इंटू का 7 भी है, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ से या तो आप इकाई अंक लगा लो या फिर आंसर 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, आप जो कर सकते हैं कर लो। तो 11 का मल्टीपल ढूंढना ही मैं आसान समझ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 11 देखो, क्योंकि इसमें 22 बच गया है और 11 कटा नहीं, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि आंसर 11 से कटेगा। चेक करो यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि 7 और 1 8, 5 2 7, ये नहीं कटा। ये कहोगे कि 3 और 8 11, और 4 2 6, ये भी नहीं कटा, और ये तो 53 ही है, तो 11 से नहीं कटा, ऑप्शन डी हो गया बस। ठीक है, देखो इसको गुना करने से तो जल्दी, मैं यही कह सकता हूँ कि गुना करने से जल्दी मैं चेक कर पाऊंगा कि 11 से कौन कटेगा। आगे बढ़ते हैं। और देखो, मान लो लास्ट में हमें 2 मिल जाता है 11 से कटने वाला, तो तब हम 3 से कटने वाला चेक कर लेते, या फिर 13 से, क्योंकि इसमें 52 है तो 13 भी होगा। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, इसमें बोला गया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्या आएगा, जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई भी 4 मीटर है। तो देखिए, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट हो तो आप याद हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालने से क्या मतलब है हमारा। देखिए, अगर कमरा ऐसा होता, आपका मान लीजिए कमरा जो होता वो अगर इस तरीके का होता, तब हम कहते, दोस्त बहुत ध्यान से बात समझना, ऐसा होता तो हम ये कहते कि हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमें ये ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए क्योंकि ये छत है, और नीचे वाला ये एरिया भी नहीं चाहिए क्योंकि ये फर्श है। ठीक है, हमें केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये दोनों एरिया नहीं चाहिए। तो आप ये बात कह सकते हैं दोस्त कि अगर हम इन दोनों एरिया को इंक्लूड करके ही निकालते हैं, यानी कि छत को और बेस को, दोनों को हम मान लेते, छत को और नीचे वाला जो ग्राउंड है इसको भी हम एक ही साथ निकालते, तब हमारा जो फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का क्यूबॉइड के लिए, ठीक है, जो कमरा होता है वो कैसा होता है, रोम क्यूबॉइड के आकार का होता है, यानी कि घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपने पढ़ा होगा कि ये होता है 2 और इंटू में एल बी और प्लस का बी एच और प्लस का एच एल, यही होता है। लेकिन इसमें हमें छत वाला और ये नीचे वाला नहीं चाहिए, इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचेगा। इसमें तो पूरे के पूरे 6 सतह आ गए हैं, तो हमें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा घटाना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या है, एल बी है, और नीचे वाला भी क्या है, एल बी है। लंबाई गुना चौड़ाई ऊपर है और नीचे भी लंबाई गुना चौड़ाई है, क्योंकि हाइट तो ये वाला है, तो हाइट हमने लिखा नहीं है। देखो हाइट क्या है, ये वाला हाइट है या फिर ये वाला, तो हाइट की जरूरत नहीं है। तो एल बी हमें 2 बार घटाना है, यानी कि 2 एल बी घटाना है।
तो आप कहोगे कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये एल बी और ये एल बी 2 वाले साफ हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो केवल ट्वाइस ऑफ बी एच और प्लस का एच एल बचेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट ही याद है तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, नहीं याद है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब यहाँ से हम इसका इजिली मान निकाल पाएंगे। देखिए अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जिनको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होगा वो और जल्दी कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में बी एच, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करना है। तो चौड़ाई और ऊंचाई 4 चौके 16 हो गया, और प्लस आपको एच एल करना है, ठीक है। तो एच एल कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो ये 24 और 16 40 दूना 80 आ जाएगा। 80 का मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और लाइव वाला बात ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 9:30 PM पे लाइव आ करके और ऐसी वीडियो को देख सकते हैं कि नहीं, हमारे चैनल पे ज़रूर से कमेंट करना। देखिए सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। इस सवाल में आपको दिया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 7, 5 और 3, ठीक है। एक घनाकार बॉक्स है, यानी कि क्यूबॉइडियल क्यूबॉइडल, देखो जो भी लिखा है, ठीक है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से मेरा मतलब है घनाभ के आकार का, ठीक है। ये घनाकार यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में, लेकिन घनाकार नहीं लिखना चाहिए था। क्यूबॉइडल का मतलब है घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आकार लिखना चाहिए था, घनाभाकार, ठीक है। तो ये घनाकार लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो डेफिनेटली ये घन नहीं हो सकता है, घनाभ ही होगा, क्यूबॉइड ही होगा, क्यूब नहीं होगा, क्योंकि क्यूब में ये सारे सेम होते हैं, बराबर होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बॉक्स का आयतन निकालना है। सबसे आसान बात, देखिए अगर आप आयतन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले ये समझ लो। अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो आपको ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से मानना पड़ेगा कि एल हो गया 7x, बी हो गया 5x, और हाइट हो गया 3x। और फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल, और ये इक्वल में आपको रखना पड़ेगा 27832, जो कि सवाल में ये दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें हम मान इसका भरेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, और फिर ये तीनों अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकलेगा, और फिर तीनों को गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा, क्योंकि आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन इतना क्यों करेंगे दोस्त, पहले आप मेरा बात समझिए। अगर रेशियो में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, अगर आपने मेरा रेशियो का वीडियो देखा है, रेशियो जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम था 2011 से लेकर के और 2018 तक के पेपर को सॉल्व किया है, जितने भी रेशियो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आए हैं 2011 से 18 तक सीजीएल मेंस में, सबको मैंने सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप समझ पाएंगे कि रेशियो को हम कैसे बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, जो आपने पहले नहीं सीखा होगा। तो देखिए मैंने बोला कि जब रेशियो में वैल्यू पता है तो पहले हम रेशियो में ही आंसर चेक करते हैं कि डेफिनेटली जो आयतन होगा वो 7 गुणा 5 और गुणा 3 से कटेगा, यानी कि इन तीनों से ही कटेगा, 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 5 से तो सारे कट जा रहे हैं क्योंकि सबके लास्ट में 5 या 0 है। तो हम 3 से चेक करते हैं, 3 से कौन कटता है, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। इसको जोड़ो, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं दोस्त तो 8 और 1 9, तो 3 से कट ही जाएगा, लेकिन 8 तो 10 नहीं कटा ये। इसमें भी 8 और 1 9 कट जाएगा, तो 2 और 2 4 नहीं कटा। इसमें भी 8 और 1 9 कट जाएगा, 2 और 2 4 नहीं कटा। अब ये इकलौता बचा है तो चेक भी नहीं करेंगे, यही आंसर होगा। देखो आप 8 और 1 9, और फिर 8 और 2 10 2 12, ये कट ही जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। बस ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि ए और बी दो गोलों का आयतन का अनुपात दिया है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग अगर 36 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ठीक है। तो 4πr² में r की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले r निकालेंगे। देखो आयतन का अनुपात दिया है, तो मैंने बोला था कि आयतन का अनुपात में अगर आप निकालोगे तो 4/3 और πr³ यही होता है गोला का आयतन। स्फीयर का आयतन क्या होता है, रेशियो यही होता है 4/3 πr³। अब इसमें ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो जो रेशियो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, r पे डिपेंड करेगा। तो हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि जो रेशियो दिया है वो एक्चुअली में r, देखिए RA और RB इनका क्यूब दिया है एक्चुअली में,
रेशियो तो यही दिया होगा क्योंकि 4/3 और पाई तो कट जाना है, वो कांस्टेंट है। तो ये दिया है एक्चुअली में 125/64 के बराबर। और अगर ये इतना है तो आप डायरेक्ट RA/RB को कह सकते हैं कि ये आएगा 5/4, क्योंकि इनका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5/4। 5 का क्यूब है 25, 125, और 4 का क्यूब है 64। इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 9, लेकिन सवाल में योगफल 36 दिया है। R1 और R2, RA और RB दोनों के रेडियस का योग सवाल में 36 दिया है, हमारे यहाँ 9 बन रहा है, यानी कि ये 4 गुना दिया है सवाल में। तो हमें 1 से मतलब है, A का मतलब 5, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ A कितना आ जाएगा 5 चौके 20। अब रेडियस आ गया तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4 का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर देखो पाई में ही आंसर दिया है तो पाई की जगह पर आप पाई ही रख लो। 4 और आर स्क्वायर का मतलब 20 400, तो 400 को 4 से गुना करोगे तो 1600 और पाई। ये आंसर आएगा अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और काफ़ी आसान भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ये है इसका अंतिम सवाल, और बहुत ही आसान सवाल लास्ट में। उस घनाभ की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे जिसका आयतन दिया है 330 सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल है इतना, आधार का क्षेत्रफल वो भी। तो आपको पता है दोस्त कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LB और H, और ये दिया कितना है सवाल में 330। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया है। आधार का क्षेत्रफल तो LB होता है, लंबाई गुना चौड़ाई घनाभ में। तो आधार का क्षेत्रफल तो LB की जगह पर हम 15 रख देते हैं, और H का H, और बराबर आ गया 330। तो H बराबर क्या आएगा 22 आएगा। मैं बिना देखे 22 क्यों कह दिया, क्योंकि देखिए 33 यहाँ पर है, 33 में 11 है और 15 में 11 नहीं, यानी कि आंसर में 11 रहेगा ही रहेगा, और वो 22 में है, इसीलिए मैंने ऑप्शन डी लगा दिया। अब आप चाहें तो इसे कटा भी देंगे तो इसको काट कर आपका 22 ही आएगा, और 22 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो ये वीडियो का लास्ट सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल NK मैथ्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, NK मैथ्स विद नंदू कुमार, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसे और से वीडियो चाहिए तो। और आप लाइव भी वीडियो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सारे देखिए SSC, CHSL, CGL, ठीक है, और CPO, इन तीनों का मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहा हूं अभी। तो आप लाइव वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव देख सकते हैं डिस्कशन। डेली आप 9:30 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और PDFs के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जीके के लिए भी डेली हमारा वीडियो चलता है लाइव यूट्यूब पे 8:30 PM पे, और आप उसमें देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे जीके मैं देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो आप ज़रूर से लाइव क्लासेज को ज्वाइन कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लाइव आना चाहते हैं कि नहीं ये भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।